टॉपिक पंक्चुएशन। बेटा आज हम लोग पंक्चुएशन को सीखते हैं। पंक्चुएशन देखते हो तुम, क्यों इंपॉर्टेंट है पहले तो ये बताओ, और क्यों ये पढ़ाया जाता है, क्या इसकी अहमियत है इंग्लिश में पंक्चुएशन की, पहले तो ये बताओ। यानी तुम सोच रहे होंगे कि सर पंक्चुएशन की जरूरत पड़ती है इफेक्टिव राइटिंग में, यानी राइटिंग सही लिखने के लिए। कहां पर कौन सा लेटर लगेगा, कैपिटल लगेगा, स्मॉल लगेगा, कॉमा लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा, ये सारी चीजें लगा के हम सही सेंटेंस बनाते हैं, इसलिए जरूरत पड़ती है। तुम यही तो सोचते हो बेटा, लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं है, इससे ज्यादा भी है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन न केवल लिखने के लिए, बात समझो, मैं जो बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान लगाओ। ये पंक्चुएशन न केवल लिखने के लिए जरूरी है बल्कि बोलने के लिए भी जरूरी है। स्पीकिंग में भी पंक्चुएशन बहुत जरूरी है। कैसे, देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूंगा। बहुत सारे लीडर्स बोलते हैं बेटा अपने पार्लियामेंट में और बाहर भी, कुछ स्पीकर जब बोलते हैं बेटा तो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती है, सब लोग उनकी बात को बड़ा कायदे से ध्यान से सुनते हैं, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। जबकि वही प्लेटफॉर्म से दूसरा कोई लीडर बोलता है तो सब लोग ध्यान से नहीं लेते, न सुनते, अवॉइड करते, इधर उधर देखने लग जाएंगे या बात करने लग जाएंगे, या मजा नहीं आता। उसमें मजा क्यों नहीं आता बेटा, उसका रीजन एक ये है, पंक्चुएशन भी है उसका रीजन। कहां बीच में रुकना है, कहां कितनी देर रुकना है, कहां पर सरप्राइज दिखाना है, कहां पर डल हो जाना है, ये सब बेटा किसका है, पंक्चुएशन का ही काम है। हम लोगों को अब तक जो पढ़ाया गया है वो बस इतना पढ़ाया गया है कि सर कॉमा कहां लगता है, फुल स्टॉप कहां लगता है, क्वेश्चन मार्क कहां लगता है, ये सिखाया गया है, वही पंक्चुएशन है हमारे लिए। नहीं बेटा, इससे बहुत वाइड है ये टर्म। बोलने में एक अच्छा जो वक्ता है ना बेटा, उसकी बातों में रस मिलाने के लिए, फीलिंग्स मिलाने के लिए, हमने लिखा है यहाँ पे इमोशंस डालने के लिए पंक्चुएशन का यूज होता है। तभी तुमने देखा है बहुत सारे लोग जब बोलते हैं तो उनकी बातों में इतना आनंद आता है, इतना अच्छा लगता है कि एक एक बात क्लैरिटी के साथ समझ में आती है। और जब कुछ लोग बोलते हैं तो वो कितना भी बढ़िया कंटेंट हो उनका, लेकिन मजा नहीं आता, उसको ताली भी नहीं मिलती। जो नेता अच्छा बोलते हैं उनके लिए कितनी तालियां हो शोर शोर होने लगता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी, आज आते हैं हम लोग सीखते हैं इसको। मैं शुरुआत में बहुत कॉमन नॉर्मल नियम बताऊंगा जो तुमने अब तक सबने बताए भी होंगे, सुने भी होंगे, बहुत सारे लोग तुम में से जानते भी होंगे। लेकिन जैसे जैसे मैं लास्ट की तरफ बढ़ूंगा बेटा, वैसे वैसे टफ सिंबल्स पर आऊंगा मैं। टफ सिंबल्स जो तुमने शायद ही सुने होंगे और शायद ही उनके बारे में तुम जानते हो। लास्ट आते आते मैं इतने टफ सिंबल्स पे आ जाऊंगा कि तुम कहोगे सर ये सिंबल तो हमने आज तक सुना ही नहीं, नाम ही नहीं सुना इसका। यूज करना तो बहुत बड़ी बात है बेटा, नाम ही नहीं सुना। तो इसलिए शुरू से लेके एंड तक इस चीजों को समझते हुए चलिए। पहले मैं बिल्कुल बेसिक चीजें, छोटी छोटी चीजें लाऊंगा। पहले इसकी डेफिनेशन समझो बेटा क्या होता है। पंक्चुएशन इज अ ग्रुप ऑफ सिंबल्स एंड साइंस। ध्यान से सुन लो, सिंबल्स होते हैं इसमें और साइंस होते हैं, विच इज यूज्ड इन अ सेंटेंस। जो किस में यूज किया जाता है, सेंटेंस में, टू शो इट इज कंस्ट्रक्टेड, यानी इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है, किस तरह से इसको बनाया गया है सेंटेंस को, उसमें सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन में इन सिंबल्स का और साइंस का यूज किया जाता है। राइट, ये बात तो हमारी हो गई राइटिंग वाली। जब हम लिखते हैं तो कौन सा लेटर कैपिटल में जाएगा, कहां कॉमा, कहां पे सेमी कॉलन, कहां पे कॉलन, कहां पे हाइफन, कहां पर स्लैश, कहां पर डैश, ये सब कहां लगाते हैं। छोटे छोटे मार्क होते हैं, छोटे छोटे सिंबल होते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। एपोस्ट्रोफी,
बड़े वाइड टर्म है बेटा, ये देखने में बड़े छोटे छोटे, ठीक है। एंड हाउ इट शुड बी रेड, देखो अगली बात, सेंटेंस, इट किसके लिए यूज किया गया है? सेंटेंस के लिए, यानी सेंटेंस को रीड कैसे किया जाए, इस बात को भी कौन सिखाता है बेटा? पंक्चुएशन। तुम सोचते हो कि रीडिंग भी एक बेटा स्किल है, मैंने बताया था 4 स्किल्स आपको, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, 4 स्किल्स। तो रीडिंग एक स्किल है बेटा। तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग जब रीड करते हैं या न्यूज रीड करते हैं, तुम देखो कुछ जब रीडर होते हैं, न्यूज रीडर, उनकी जब वो न्यूज रीड करते हैं तो बड़ा आनंद आता है, उनको सुनने में बहुत मजा आता है, सब चीज समझ में आती है। बहुत सारे लोग आ जाएंगे मूर्ति की तरह, खत्म कहानी, कुछ समझ में नहीं आया क्या बोला, क्या उसने बात बोली, कुछ नहीं, पाकू पाकू हो गया, सब निकल गया, ऊपर हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा रीडिंग को भी सुधारने में ये इसका बहुत बड़ा रोल है बेटा, पंक्चुएशन का, राइट? अब तुमने इसकी समझ ली इंपॉर्टेंस। दूसरी एक बात और रह गई इसमें, इसको ध्यान से सुनो। इसमें बेटा फीलिंग्स और इमोशंस एक्सप्रेस की जाती हैं इन्हीं सिंबल्स के द्वारा। जीवन में तुम किसी चीज को देख लो, रस उसी चीज में है जिसको अच्छे से सजाया संवारा गया। चाहे कोई लैंग्वेज को ले लो, किसी भी लैंग्वेज को ले लो, तुम जिसमें जितने सजाने संवारने वाली चीजों का यूज करो, उतनी लैंग्वेज वो इंटरेस्टिंग बन जाती है। इसीलिए इंग्लिश को बोला जाता है इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, राइट? चलो बेटा अब हम सीखते हैं, इसमें वर्ड से और सिंबल से और साइन से ही फीलिंग्स इमोशंस एक्सप्रेस हो जाती हैं। पॉज से, एक्सप्रेशन से हर चीज क्लियर हो जाती है कि ये इनकी भावना क्या है, इसके पीछे इनका बोलने का मकसद क्या है। एंगर है तो दिख जाएगा, सरप्राइज है तो दिख जाएगा, डर है तो दिख जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? खुशी है तो दिख जाएगी, वाह वाह मजा आ गया, दुख है तो दिख जाएगा, राइट? ये सब कौन एक्सप्रेस करता है बेटा? पंक्चुएशन। आज तुम्हें लग रहा होगा कि सर इस तरह से तो हमें किसी ने नहीं समझाया ये पंक्चुएशन, ऐसा लग रहा है कि नहीं? ऐसा ही है बेटा, तुमने अभी तक असली मायने में तो ग्रामर को पढ़ा ही नहीं। हम वैसे ही थोड़ी कहते हैं इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। अगर जिसको इसमें इंटरेस्ट आ गया ना बेटा, सारे सब्जेक्ट बेकार लगेंगे तुमको, जिसको इंग्लिश में इंटरेस्ट आ गया, राइट? चलो अब हम धीरे धीरे एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम बेटा कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन हमने क्या बोला? कैपिटल लेटर्स, राइट? यानी हम सेंटेंस में कैपिटल लेटर का यूज कहां करते हैं? बहुत सिंपल बात है, बताओ तुम लोग बताओ, मैं कुछ बताऊं बाद में तुम्हें, पहले तुम बताओ। यानी हमने देखा है सर, जब हम कुछ भी लिखना शुरू करते हैं तो पहला लेटर हमारा क्या होता है? कैपिटल लेटर। स्टार्ट करते हैं ना बेटा सेंटेंस को, जब सेंटेंस को हम क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे, बिगिन करेंगे, जैसे ही लिखना शुरू करेंगे फर्स्ट लेटर क्या होगा बेटा? कैपिटल। जानते हैं सब लोग? सेंटेंस क्या होता है बेटा? हम डिटेल में डेफिनेशन वगैरह सब समझा चुके हैं, तुम्हें बात और टाइप्स ऑफ सेंटेंस सब बता चुके हैं। लेकिन यहां पे हम तुम्हें क्यों बता रहे हैं सेंटेंस बेटा? एक फुल स्टॉप से लेके दूसरे फुल स्टॉप के बीच के भाग को हम क्या बोलते हैं बेटा? सेंटेंस। फुल स्टॉप 2 होंगे, उनके बीच में जो होगा वो क्या है बेटा? सेंटेंस। तो यानी जैसे ही फुल स्टॉप लगेगा उसके बाद जब नया सेंटेंस शुरू करोगे तो लेटर कैसा बनेगा बेटा? कैपिटल, बड़े में लिखा जाएगा। ये चीज समझ ली। दूसरी चीज समझो, सेंटेंस में मान लो कहीं पे भी कोई भी प्रॉपर नाउन आ जाए, क्या आ जाए बेटा? प्रॉपर नाउन, यानी किसी भी जगह का नाम आ जाए, किसी भी शहर का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी प्लेस का नाम, किसी भी चीज का नाम, किसी भी बिल्डिंग का नाम,
वहां पर कोई भी सेंटेंस के कहीं पे भी ये चीज आ जाए, बीच में आ जाए, लास्ट में आ जाए, शुरुआत में आ जाए, वो कैसा बनेगा बेटा? पहला लेटर उसका कैपिटल है। फर्स्ट लेटर कैसा बनेगा? कैपिटल लेटर। जितनी भी जगह प्लेस है, आगरा, मथुरा, दिल्ली, कानपुर, है ना, मोहन, सोहन, राधा, गीता, सब कैपिटल लेटर। ताजमहल, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, सब कैपिटल है। फर्स्ट लेटर क्या बनेगा बेटा? कैपिटल। ये बात तो तुम जानते हो। सेंटेंस में कहीं भी हो, बीच में आ जाए तब भी, ये तुम्हारे एग्जाम में भी आता है, राइट। अगली चीज सीखो बेटा, और क्या बनेगा? शॉर्ट फॉर्म्स। जितनी भी छोटी छोटी शॉर्ट फॉर्म्स, किसी बड़ी चीज की शॉर्ट फॉर्म बनाई जाती है ना बेटा, उसमें कहां लगाते हैं? कैपिटल लेटर। USA, UN, है ना, यूनेस्को, नासा, राइट, DRDO, ये जितनी भी शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं बेटा, सब किस में बनती है? कैपिटल लेटर। स्मॉल में नहीं बनती बेटा, राइट। गेटिंग माय पॉइंट? तो बस इतनी बेसिक चीज तुम समझ लो कि कैपिटल लेटर, कैपिटलाइजेशन बोलते हैं इसको, सेंटेंस में कहीं पे भी आएगा तो कैपिटल लेटर में बनेगा। क्लियर? एनी डाउट? अब अगला पॉइंट समझो बेटा, फुल स्टॉप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फुल स्टॉप का क्या होता है बेटा? सेंटेंस के लास्ट में ऐसे एक बिंदी सी लगा दी जाती है, एक पॉइंट बना दिया जाता है, राइट। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? फुल स्टॉप। यानी स्टॉप है कैसा? फुल, कंप्लीट वाला। यानी एक सेंस, जब सेंटेंस का सेंस, एक सेंटेंस कंप्लीट जब हो जाएगा, तब उसके लास्ट में क्या लगाएंगे हम बेटा? फुल स्टॉप। और ये फुल स्टॉप बेटा मैक्सिमम 2 सेकंड का हो सकता है बोलने में, राइट। ये पॉज होता है, राइट, लेकिन थोड़ा बड़ा होता है। इसी का छोटा रूप क्या है बेटा? कॉमा। कॉमा भी पॉज होता है बेटा, रुकने के लिए लगाते कॉमा को, लेकिन कब लगाएंगे? कितनी देर के लिए? इसका आधा, फुल स्टॉप का आधा टाइम। अगर तुम बोल रहे हो, मान लो 2 सेकंड का तुमने फुल स्टॉप लिया है, तो 1 सेकंड का कॉमा, पॉज, स्टॉप, राइट। अगला ये जो कॉमा है हमारा, इसका बेटा बहुत सारे यूज हैं इसके। ये कॉमा बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। कॉमा का यूज हम कहां कहां करते हैं देखो, एक एक करके हम पुराने जो हमने पढ़ाई ये बातें, उनमें ध्यान लगाना। तुम, हमने कब बोला था कि यहां कॉमा लगेगा? यस, हमने बताया था। एक तो तुम्हें कंडीशनल सेंटेंसेस में, कंडीशनल सेंटेंस कौन से होते हैं बेटा? व्हेन से या इफ से स्टार्ट होते हैं, राइट। जब जिस पार्ट में ये व्हेन और इफ लग जाता है, उसके बाद क्या लगाया था हमने बेटा? कॉमा लगाया। उस कॉमा का मतलब हमने बताया था तुम्हें, वो रुकना तो है, लेकिन उसका हिंदी में मतलब क्या जाता है? याद करो, तब। क्या जाता है? तब। जब तुम दिल्ली जाओगे, है ना, तब अपने दोस्त से मिलोगे। हम बोलने में हिंदी में तब जरूर बोल रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में देन नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? कॉमा। When you go to Delhi, रुक गए थोड़ी देर के लिए, you will meet your friend. क्लियर? तो जो हमारा थोड़ी देर रुकना है वो क्या है बेटा? कॉमा है, राइट। और हिंदी में मीनिंग ये क्या दे रहा है बेटा? तब का दे रहा है। ये बात क्लियर हो गई हो? चलो और सीखो बेटा कॉमा का यूज। जब तुम कोई लाइन से सीरीज में कुछ चीजों के नाम ले रहे हो या कुछ लोगों के नाम ले रहे हो, सीरीज में, क्रम में, तो सबसे बाद में जितने भी वर्ड्स या जितने भी नाउन्स तुम यूज कर रहे हो, उन सब के बाद क्या लगना है बेटा? कॉमा। जैसे मोहन,
कॉमा सोहन, कॉमा राधा, कॉमा सीमा, एंड है मधु। अब देखो बेटा यहां पे मोहन के बाद कॉमा लगा दिया, सोहन के बाद कॉमा लगा दिया, राधा के बाद कॉमा लगा दिया। क्यों लगा दिया बेटा? सीरीज में हम नाम बता रहे हैं, सबके बाद क्या लगा रहे हैं? कॉमा लगाते जा। समझ में आ रहा है कि नहीं? सही बताओ, आ रहा है? तो तुम्हारा जोश बना रहना चाहिए, तभी मेरा जोश बनेगा बेटा। तुम डल हो जाओगे तो मैं भी डल हो जाऊंगा। तो ये जितने भी है इन सब के बाद हमने क्या लगाया बेटा? कॉमा। अब यहां पर देखो एंड से पहले हमने कॉमा नहीं लगाया, राइट? लेकिन जो इंग्लिश स्कॉलर्स है ना बेटा, ग्रामर के जो विद्वान लोग हैं, उनमें झगड़ा चल रहा है आजकल भी इस बात पे। कुछ विद्वान साथी इसके बाद भी कॉमा लगाते हैं बेटा, जब एंड लिखते हैं उससे पहले भी कॉमा लगा देते हैं। वो जो विद्वान साथी यहाँ कॉमा लगाते हैं, उन्होंने इसका नाम दिया बेटा ऑक्सफोर्ड कॉमा। इसका नाम क्या दे दिया? ऑक्सफोर्ड कॉमा है, अलग टर्म दे दिया। जनरली हम नहीं लगाते बेटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर तुम्हें एंड से पहले कहीं कॉमा लगा मिल जाए तो उससे घबराना या ये ना सोचना सेंटेंस रॉन्ग है, नहीं, लग जाता है, उसको ऑक्सफोर्ड कॉमा बोलते हैं इनका। जनरली नहीं लगता क्योंकि एंड से पहले वाले में नहीं लगाते, उससे पहले वाले में लगाए। देखो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये चीज तुम सीख लो बेटा, कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए तुमसे। चीजें समझो, सब चीज चाहे तुम्हें यूज करनी है या नहीं करनी है, तुम लगाओ न लगाओ, लेकिन जानो जरूर सब चीज। ये न रहे कि हमको सर ने ये नहीं बताया या हम भूल गए। कोशिश करो सब कुछ आ जाए, लेकिन सब कुछ आना थोड़ा मुश्किल होता है, एक टाइम भी होता है, एक वीडियो ज्यादा लेंदी हो जाती है, फिर मुसीबत ये होती है कि बच्चों को दिक्कत होती है, टाइम वेस्ट लगता है, राइट? चलो बेटा आगे देखते हैं। अब हम ये कॉमा की जितनी चीजें हो गई समझ में आ गई, कोई डाउट? अगली बात सीखो बेटा, जब हमने सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ाया था बेटा, याद करो हमने क्या किया था? बीच में कॉमा लगाया था कि नहीं? यानी इस कॉमा का यूज बेटा क्या करते हैं हम? क्लॉज के सेपरेशन के लिए भी यूज किया जाता है। यानी जब दो क्लॉज होंगी, इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगी, राइट, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम क्या लगाएंगे बेटा? कॉमा। लेकिन यहां समझने की एक बात है बेटा, क्लॉज दो टाइप की होती है मेनली, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं। देखो इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सी क्लॉज होती है? जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती है, इसी को हम प्रिंसिपल क्लॉज भी बोल देते हैं बेटा, जानते हो ये बात, राइट? और दूसरी क्लॉज होती है डिपेंडेंट क्लॉज, यानी वो क्या रहती है? डिपेंडेंट रहती है मेन क्लॉज पर, प्रिंसिपल क्लॉज पर, इसीलिए उसको डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। जैसे तुम अपने पेरेंट्स पे क्या हो? अभी डिपेंडेंट हो। जब तुम जॉब में आ जाओगे या कुछ बन जाओगे तो तुम क्या बन जाओगे बेटा? इंडिपेंडेंट, राइट? तो ऐसी क्लॉज जहां पर दो क्लॉज है, लेकिन क्लॉज दोनों कैसी है बेटा? एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है, केवल उस सेंस में कॉमा का यूज किया जाता है। मैं तुमको बहुत ध्यान से समझा रहा हूं, समझ लो इस चीज को। एक कैसी होगी बेटा? इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरी कैसी होगी? डिपेंडेंट क्लॉज, तभी कॉमा का यूज होगा। लेकिन अगर जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है बेटा, क्या है? दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी दोनों कैसी है बेटा? स्वतंत्र हैं, उनके लिए हम क्या लगाएंगे बेटा? सेमीकोलन। ये नई चीज सीख लो। एग्जाम्पल देखो, अभी समझ में आ जाएगा। वी वेंट टू मूवी, बोलो, हम मूवी गए, राइट? कैसा क्लॉज है बेटा? डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है?
अरे डिपेंडेंट वो होता है जिसको दूसरे की जरूरत पड़ रही है, कोई जरूरत है इसमें सेंटेंस में? कंप्लीट है सेंस, सर मूवी गए तो गए, काम खत्म, इंडिपेंडेंट क्लॉज, राइट। उसके बाद देखो, वी शॉ मैनी हॉरिबल सीन्स इन द मूवी, राइट। हमने बहुत सारे हॉरिबल सीन देखे उस मूवी। ये कैसा क्लॉज है बेटा? इंडिपेंडेंट है ये भी, सेंटेंस कंप्लीट है, मीनिंग कंप्लीट है, किसी दूसरे मीनिंग सेंटेंस की जरूरत पड़ रही है क्या इसको? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तो ये कैसा हो गया हमारा? दो इंडिपेंडेंट क्लॉज। वी वेंट टू मूवी, वी शॉ मैनी हॉरिबल सीन्स देयर। तो इन दोनों सेंटेंस के बीच में क्या लगेगा बेटा? सेमीकोलन, राइट। अभी हमने एग्जाम्पल बताया था यहां पे, अगर तुम दिल्ली जाओगे, पहला क्लॉज, इफ यू गो टू दिल्ली, पहला क्लॉज। ये बेटा क्या कंप्लीट हो रहा है सेंटेंस? नहीं हो रहा। अगर तुम दिल्ली जाओगे, अरे भाई बताओ कुछ आगे फिर क्या होगा? मैं दिल्ली जाऊंगा, कुछ ऐसा लग रहा है कि कंप्लीट नहीं है, कुछ आगे बताने वाला है, ये आ रहा है कि नहीं फीलिंग? तो बेटा ये कैसा क्लॉज हो गया? डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। इफ यू गो टू दिल्ली, व्हेन यू गो टू दिल्ली, डिपेंडेंट हो गया बेटा ये। अगला बताना पड़ेगा तुमको कि क्या होगा भाई मैं दिल्ली जाऊंगा तो। अरे आप अपने मित्र से मिलोगे, यू विल सी योर फ्रेंड, यू विल मीट योर फ्रेंड, राइट। तो यहां क्या हुआ? दूसरा मेन क्लॉज, डिपेंडेंट नहीं है वो बेटा, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। तो यहां दो क्लॉज हो गए, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। जब दो क्लॉज ऐसे होंगे तो क्या लगेगा बेटा? कॉमा। अभी बताया था, दोनों के एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे, कॉमा का भी और सेमीकोलन का। एनी डाउट? समझ गए होंगे कि नहीं? बहुत क्लियर है बेटा, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं, बहुत टफ नहीं है कुछ, बस इतना समझना है डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, राइट। और एक चीज और समझो, कंपाउंड सेंटेंस हमने सीखे थे, राइट। कंपाउंड सेंटेंस कितने क्लॉज होते हैं बेटा उसमें? दो, वेरी गुड। पहला प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज, राइट। जनरली कंपाउंड सेंटेंस में कॉमा का यूज होता है, समझ लो इस चीज, कॉमा का यूज में वहां पे भी होता है, राइट। चलो अगला देखते हैं बेटा, ये आए कॉलन साहब, ये क्या होता है सर कॉलन? देखो सेमी कॉलन में क्या था, ऊपर बिंदी थी बेटा और नीचे क्या था? कॉमा भाई साहब थे, यही थे ऊपर वाले, राइट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? इसको क्या बोलते हैं बेटा? फुल स्टॉप को बोलते हैं पूर्ण विराम। क्या बोलते हैं इसको? पूर्ण विराम। हिंदी बड़ी टफ होती है। और कॉमा को क्या बोलते हैं? अर्ध विराम। वेरी गुड, ठीक है। और सेमीकोलन को क्या बोलते हैं बेटा? अरे कॉलन का यूज कहां करते हैं? कॉलन क्या होता है पहले तो ये देखो, दो बिंदी है बेटा, एक के ऊपर एक वर्टिकल, एक के ऊपर एक खड़ी है बिंदी, यानी ये भी क्या है बेटा? फुल स्टॉप का जैसा ही है। फुल स्टॉप में एक बिंदी होती थी, इसमें फुल स्टॉप के ऊपर एक और बिंदी है, राइट। ये इसको क्या बोलते हैं बेटा? कॉलन। इसका यूज कहां कहां करते हैं देखो, पहले तो तुम रोज यूज करते हो इसका, पहली चीज तो ये सीखो, हेडिंग्स लिखते हो, हेडिंग्स, जब हेडिंग लिखते हो तुरंत लगा देते हो कॉलन, है ना? सब लगाते हो, कोई भी टॉपिक है उसका तुरंत हेडिंग जब बनाओगे तो एकदम तुरंत कॉलन लगा देते हो। जानते नहीं हो लेकिन यूज तो करते हो, राइट। दूसरी चीज सीखो बेटा, जब तुम्हें कोई बात डिटेल में समझानी है, किस में समझानी बेटा? डिटेल में, तो तुमको क्या लगाना होगा?
कॉलन। अपनी बात को बोलो, उसके बाद कॉलन लगा दो, उसके बाद क्लैरिटी करो, उसकी स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी एकदम डिस्क्राइब करते हो, तो क्या लगाएंगे हम बेटा उसका? कॉलन। जैसे ध्यान से सुनो, तुम मान लो कहीं गए, किसी भी पिकनिक स्पॉट पे गए या किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस पे गए, तुमने वहां देखा ब्यूटी ऑफ द ताज, मान लो तुम ताजमहल देखने गए, ब्यूटी ऑफ द ताज। अब तुमने यहां तक तो लिख दिया ब्यूटी ऑफ द ताज, उसके बाद क्या लगाया? कॉलन। अब फिर तुमने उसको एलैबोरेट करना स्टार्ट कर दिया, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड सब कुछ लिखा तुमने, राइट? कॉलन लग गया बेटा, उसके बाद डिटेल तुम एक्सप्लेन कर दो उसको। क्लियर हो गया? एनी डाउट? देखो, जब भगवान के यहां से सब लोग जब धरती पे आते हैं ना बेटा, सब बच्चे होते हैं और सब रोते हैं आते ही, है ना? बोलते भी है रोते हुए आता है जो, हंसता हुआ जो जाएगा। तो बेटा यहाँ सब आते हैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह आते हैं धरती पे। लेकिन जो इंसान किसी भी विषय पर, किसी भी फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत कर लेता है ना बेटा, वो दुनिया से हट के अजीब सा और अलग सा और ग्रेट बन जाता है बेटा। किसी को भी ले लो तुम, जैसे खली है ये अपना, है ना? खली भाई साहब क्या है? ब्लैक बेल्ट है कि नहीं? खली द ग्रेट बोलते, अकबर द ग्रेट बोलते हो कि नहीं? तो बेटा जितने भी टाइटल होते हैं ना, टाइटल, टाइटल कौन देता है? कोई भी संस्था देती है, या तो या पब्लिक देती है, किसी को भी, राइट? शेर सिंह किसका नाम पड़ा? जैसे जिसने शेर को मार दिया उसका नाम क्या पड़ गया? शेर सिंह, यानी इसने शेर को मार दिया। तो जब कोई भी किसी भी इंसान को टाइटल जब दिया जाता है, तो बेटा टाइटल के बाद क्या लगता है बेटा? कॉलन। ये भी सीख लो, अभी एक्सप्लेनेशन की बात सीख रहे थे ना कॉलन में, राइट? तो टाइटल होता है वो भी, उसके लिए भी क्या लगाते हैं बेटा? कॉलन। अब अगले पे आओ बेटा, हाइफन। हाइफन देखो बेटा, हाइफन, हाइफन क्या होता है? छोटा सा डैश होता है ना? क्या होता है बेटा? छोटा सा डैश, और एक डैश होता है। डैश क्या होता है? थोड़ा लंबा है, इसका साइज देखो थोड़ा लंबा है, और हाइफन का साइज क्या है बेटा? छोटा है, बहुत स्मॉल। अब पहले सीखो हाइफन का यूज कहां कहां करते, है ना? हाइफन का यूज कहां कहां करते तुम ही बताओ। दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को ज्वाइन कराने के लिए, वेरी गुड, है ना? जैसे तुम लिखते हो 300 रुपीज नोट, लिखते हो कि नहीं? 300 रुपीज नोट, इसमें हमने देखो 3 और 100 के बीच में क्या लगा दिया बेटा? हाइफन लगा दिया। क्या किया हमने? हाइफन से दोनों वर्ड्स को जोड़ दिया बेटा, इंटरकनेक्ट कर दिया। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे तुम लिखते हो कई वर्ड्स वाले, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, लिखते हो कि नहीं? ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इन सब में लगाते हो छोटा 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 स्लैश लगाते हो कि नहीं? तो इसका यूज किसके लिए होता है बेटा? हाइफन का यूज जोड़ने के लिए, पहला यूज ये समझो, राइट? और देखो बेटा इसका यूज और कहां कहां होता है। एक हाइफन तुमने देखा होगा जब कोई तुम सेंटेंस बनाते हो, है ना, और उसके पार्ट अगर तुम्हें लिखने हैं और सेंटेंस के, एक तरह से सब हेडिंग टाइप का जब बनाते हो, है ना, तो क्या लगा देते हो तुम बताओ? हाइफन लगाते हो? नहीं लगाते हो, डैश लगता है बेटा वो। इसीलिए मैंने तुम्हें बोला ये चीज, डैश थोड़ा क्या होता है बेटा? लंबा होता है। दोनों का कंपैरेटिव स्टडी समझ लो बेटा। हाइफन क्या होता है?
छोटा होता है, ये वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, राइट। इकोलॉजी, इको फ्रेंडली, इको लगाया, फिर क्या लगेगा बेटा, हाइफन लगेगा कि डैश, हाइफन, वेरी गुड। स्मॉल लगना है, स्मॉल लगना है क्यों, क्योंकि जोड़ना है उसको, राइट। तो ये तुम्हारा हाइफन लगेगा, इको फ्रेंडली, राइट। और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको जोड़ जोड़ के तुम हाइफन का यूज करके जोड़ते हो। यहां तक क्लियर हो गया होगा। ये सेंटेंस के आगे पार्ट्स को समझाने के लिए स्लैश का यूज करते हो, राइट। टाइप्स बना दिए, क्या किया, डैश लगा दिया, फिर नीचे से शुरू कर दिया, राइट। नीचे जब तुम शुरू करते हो तो क्या लगाते हो बेटा, हाइफन लगाते हो, फिर वहां फिर स्लैश नहीं लगाते, ये नहीं लगाते हो, डैश डैश नहीं लगाते वहां। छोटे छोटे सेंटेंस के द्वारा जब बताते हो पॉइंट वाइज, क्या लगाते हो, हाइफन लगा। तो ये लिखने की कला है, क्लियर। अभी और बिंदुओं पे हम आते हैं। देखो बेटा, अब तक तो हमने थोड़ा हल्की हल्की चीजें सीख ली, अब धीरे धीरे हम गहराइयों में जा रहे हैं, मतलब और ज्ञान की तरफ जा रहे हैं। समझो बेटा, अब अगली बात है, इंटरोगेटिव मार्क जानते हो, यानी क्वेश्चन मार्क कब लगता है, ये भी जानते हो, जिसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आए। सब्जेक्ट से पहले क्या है बेटा, हेल्पिंग वर्ब, तब लगेगा क्या, क्वेश्चन मार्क या इंटरोगेटिव मार्क। और यहां हो सकता है तुम्हारा डब्ल्यू वर्ड भी आ जाए कोई, क्लियर, एनी डाउट, ये सब जानते हो। लेकिन देखो, इसका लिखने में तुम जानते हो, बोलने में नहीं जानते हो इसको तुम। क्या तुमने शेर को नजदीक से देखा है, ये क्या आ गया बेटा, इंटरोगेटिव मार्क। बोलने में आ गया, ये भावना अलग ही टाइप की आ गई। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, ये पंक्चुएशन केवल लिखने के लिए नहीं है, बोलने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या तुमने राम को देखा, क्या तुम वहां गए थे, तुम क्यों नहीं गए थे भाई, आ गई फीलिंग्स। दिस इज द डिफरेंस। तुम आज तक समझे ही नहीं पंक्चुएशन को। पंक्चुएशन लिखना ही लिखना नहीं है, बोलना भी है भाई। भावनाएं देता है ये, फीलिंग्स को एकदम भर देता है फीलिंग्स। उससे क्या होता है, फीलिंग्स आने से इंटरेस्ट, मजा आता, राइट। चलो अगला देखो बेटा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जब लगता है, ये एक देखो, एक ऐसे डंडा सा बनेगा, नीचे पॉइंट, व्हाट इज दिस, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी मार्क, राइट। ये कब लगता है, जब कोई सरप्राइज हो, सुख की, दुख की, आश्चर्य की, है ना, कार्ड्स की, या कोई और बात, या शुभकामना की, विश की, वहां पर क्या लगाते बेटा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये लगता है। जानते हो सब लोग, कोई डाउट, सिंपल चीजें आ रही हैं सर अभी तो। अगला देखो, इन्वर्टेड कॉमास, सब जानते हो, इट्स यूज फॉर अ स्टेटमेंट। इसका नियम क्या है बेटा, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी बात है, वर्ड टू वर्ड वही लिखी जाती है जो किसी के द्वारा बोली गई है या लिखी गई। यू कांट चेंज इवन अ सिंगल वर्ड। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तुमने लिखा है, वो बेटा कभी भी कुछ भी बिल्कुल भी बदल नहीं सकता। अगर उसमें कॉमा लगाए तो उसमें भी तुम्हें कॉमा लगाना पड़ेगा, फुल स्टॉप लगाए फुल स्टॉप लगाना, सेमीकोलन लगाए सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, डैश लगाए डैश लगाना पड़ेगा। समझ लो बात, किसी ने कुछ लिख डाला, तुम उसको कोट कर रहे हो, कोटेशन दे रहे हो उसका, तो बेटा इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होगा, वो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड, मार्क टू मार्क, सिंबल टू सिंबल होगा, बदल नहीं सकते तुम उसको, क्लियर। ये स्टेटमेंट होता है बेटा, ठीक है। चलिए सर, ये भी बहुत सिंपल सी बात है, कौन सी बड़ी बात बता दी आपने। अब आओ बेटा एपोस्ट्रोफी।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एपोस्ट्रोफी। पहले तो ये देखो कि ये होता कैसा है बेटा, ऐसे लगता है ना। इसके यूज क्या क्या है मैं एक एक करके बताऊंगा, तुम देखते जाना सुनते जाना बेटा। इसका यूज देखो, सबसे पहले तो ओमिट करने के लिए या बीच में से किसी वर्ड को हटाने के लिए, है ना। जैसे तुम लिखते हो डू नॉट, क्या लिखते हो बेटा, डू नॉट। डू नॉट को शॉर्ट में क्या लिख देते हो, डोंट, ऐसे ही तो लिखते हो। तो तुमने ओ की जगह क्या लगा दिया, एपोस्ट्रोफी। पहला काम इसका क्या सीख लिया तुमने, शॉर्ट करने के लिए, किसी लेटर को ओमिट करने के लिए, छुपाने के लिए, पहला यूज सीख लो, राइट। जैसे तुम लिखते हो इट इज, इट इज, इसको शॉर्ट्स में क्या लिख देते हो, इट कॉमा ऊपर एपोस्ट्रोफी मार्क फिर एस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आधे लोग इस चीज को बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं। इधर ध्यान दो, इट इज है ये, इट इज का शॉर्ट फॉर्म क्या है बेटा, इट्स। एक तो ये है और एक और है भाई साहब, ITS, इट्स। इसमें कोई कॉमा वोमा कोई एपोस्ट्रोफी मार्क नहीं है। क्या ये गलत है, नहीं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, लेकिन ये इसका रूप नहीं है, वो इट इज नहीं है। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका, ये एक्चुअली IT, इट का पॉजेसिव केस है। पर्सनल प्रोनाउन में बताया था, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट का पॉजेसिव केस इट्स। क्या लगता है बेटा, ITS। ध्यान से देख लो, रोज गलतियां करते हैं बच्चे, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहते हैं। IT के बाद ऊपर कॉमा लगा देते हैं, यहां इसका सेंस देना है इसका, तो ये नहीं लगाएंगे, ये वाला लगा देंगे, इट्स। गलत, रॉन्ग। इसका सेंस देने के लिए ITS लिखना पड़ेगा, और इट इज का सेंस देने के लिए IT के बाद एपोस्ट्रोफी, राइट। जैसे तुम एक और देखते हो, लेट्स प्ले, आओ खेलें, लेट्स में भी लगाते हो कि नहीं, वो भी एपोस्ट्रोफी है बेटा। देखो इसके यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बेटा, है। आई शैल, आई विल में देखो, विल में सीधा ILL लगा देते हैं, एक लगाएंगे वो, उसके बाद 2 LL, आई आई आई, राइट। बोलते भी हैं आई, राइट। क्लियर हो गया। अगला यूज सीखो इसका, एपोस्ट्रोफी बहुत दमदार चीज है। ये बेटा रिप्लेस करता है किसको, ऑफ को। और ऑफ क्या होता है अधिकार दिखाता है वो। जैसे दिस की इज ऑफ मोहन, बोलो, दिस की इज ऑफ मोहन, का के सेंस में ऑफ लगा दिया हमने, अधिकार है मोहन का इस की पर, राइट। इसको रिप्लेस कौन करता है बेटा, एपोस्ट्रोफी। दिस इज मोहन्स की, बोलो, मोहन्स, MOHA एंड एपोस्ट्रोफी S, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। इसकी बात को समझो, जीवन भर नहीं भूलोगे। एपोस्ट्रोफी का यूज केवल और केवल बेटा लिविंग बीइंग्स के लिए होता है, ध्यान से समझ लो। जितने भी जीवित प्राणी हैं जो अधिकार जमा सकते हैं, केवल उनके लिए होगा। इसका उसका, लेग टूट गई मेज की मान लो टांग टूट गई, तो टेबल्स लेग अगर तुमने लिख दिया तो बेटा ये एकदम क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। टेबल में अगर तुमने एपोस्ट्रोफी S लगा दिया तो ये रॉन्ग हो गया बेटा। क्यों, क्योंकि बेटा ये नॉन लिविंग है। टेबल जीवित है क्या,
नहीं है, इसलिए इसके साथ एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सब जगह नहीं हो जाता एपोस्ट्रोफी का यूज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ लो बेटा, ये चीजें सुनने समझने में बड़ी छोटी छोटी लग रही हैं, लेकिन ये पर्सनैलिटी के आपको बना भी सकती हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकती हैं। अगर तुमको ये चीजें आती हैं और तुम उनका कायदे से यूज कर रहे हो, बोलने में भी और लिखने में भी, इट मीन्स यू आर अ वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन, अच्छे पढ़े लिखे इंसान हो, जो तुम सही सिंबल्स का यूज करना आता है, तुमको पंक्चुएशन करना सही आता है। बोलने में भी अगर तुम्हारी बात सुनने के बाद लोग कहें कि वेरी गुड, समझ में आ गया सब कुछ, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, ये सेंटेंस अगर तुम्हें सुनने को मिले, इट मीन्स क्या, तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। तुम जानते हो कहाँ रुकना है, कहाँ थोड़ी देर रुकना है, कहाँ ज्यादा देर रुकना है, किस बात को कैसे एक्सप्रेस करना है, सरप्राइज कहाँ दिखाना है, पिच को कहाँ डाउन करना है, कहाँ अप करना है, किसको लंबा खींचना है, किसको वहीं कहीं रोक देना। अरे अरे ऐसा कैसे हो गया? ये सब क्या है बेटा? पंक्चुएशन। जितने मूवीज में काम करने वाले हमारे एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं, दे आर कॉम्पिटेंट इन ऑल दीज थिंग्स, वो बहुत महारत हासिल किए हुए हैं पंक्चुएशन। तुम उन्हीं को देखने के लिए मूवीज में जाके 200-200 400 रुपए टिकट खर्च करके उनको देखते हो जाके, क्यों? उनका पंक्चुएशन बहुत स्ट्रांग है, वो फीलिंग्स को और इमोशंस को इस तरह एक्सप्रेस कर देते हैं कि तुम खुद रोने लग जाते हो, अरे बड़ा बुरा हो गया इसके साथ तो भाई है। या कोई बहुत धमाल का डांस हो जाता है तो तुम खड़े होकर नाचने लग जाते हो। क्या है ये बेटा? हाँ, ये सब पंक्चुएशन का कमाल, राइट? तो बेटा लैंग्वेज की जान है पंक्चुएशन। एक चीज और सीख लो एपोस्ट्रोफी के बारे में बेटा, लास्ट आखिरी, वो क्या है कि जब कोई भी वर्ड किस में एंड होगा बेटा? SH CH, है ना, S, यानी कोई भी हिशिंग साउंड अगर आएगी तो उसमें केवल और केवल बेटा एपोस्ट्रोफी का मार्क लगता है, S नहीं लगता है। ये हम पहले भी बता चुके हैं। जैसे बहुत सारे लोग लिख देते हैं बॉयज हॉस्टल, ऐसे BOYS लिखेंगे, एपोस्ट्रोफी मार्क लगाएंगे, उसके बाद हॉस्टल लिख देंगे। दिस इज वेरी रॉन्ग। BOY एपोस्ट्रोफी S लगा देते हैं बहुत सारे लोग। दिस इज वेरी रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स प्लेग्राउंड, बॉयज प्लेग्राउंड, इस तरह लिखते हैं बेटा, ये रॉन्ग है बेटा। राइट क्या होगा? BOYS, यानी प्लूरल में हमने बॉयज लिखा पहले, उसके बाद क्या लगाया हमने बेटा? एपोस्ट्रोफी मार्क। क्लियर? इसका मतलब हो गया लड़कों का बॉयज हॉस्टल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जितने भी हिशिंग साउंड से एंड होने वाले वर्ड्स हैं, उन सबके बाद एपोस्ट्रोफी का मार्क लगता है, एस नहीं लिखा जाता। अगर यहां सुरेश होता ना बेटा, सुरेश ऐसे आ गया पीछे, सुरेश की किताब मान लो तुम्हें लिखना है, तो सुरेश से बुक नहीं होगा बेटा, सुरेश बुक, एपोस्ट्रोफी मार्क लगेगा और बुक लिख दिया जाएगा। क्लियर? ये सही है। क्यों? हिसिंग साउंड आ रहा है लास्ट, सुरेश, एपोस्ट्रोफी मार्क, बोलने में कुछ नहीं, सुरेश बुक रहेगा बोलने के लिए। जब लिखोगे तब पता चलेगा कि इसमें ऊपर क्या लगा है, एपोस्ट्रोफी लगा है। राइट? एनी डाउट? आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेल, बहुत कुछ सीख लिया, और आई होप कि और तुम थोड़ा प्रैक्टिस करिए, सीखिए इसको, आगे बढ़िए, और बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो हम 24 घंटे आपके लिए हाजिर हैं। अपने कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। और एक चीज और ध्यान लगाया करो
थोड़ा सा तुम्हारे से एक फेवर चाहिए होता है, क्या हमारा मोटिवेशन, तुमसे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारे को तुमसे मिलता है, मिलता हो तो बता देना, राइट। तो थोड़ा मोटिवेट भी हमें करते रहा करिए तो हमें अच्छा लगता है, राइट। थोड़ा लाइक कर दिया करें, थोड़ा कुछ लिख दिया करो तो अच्छा लगता है। थैंक यू।